नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है उन बुजुर्ग मां बाप की जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बेटे और बहू को समर्पित कर दी। हमेशा प्रेम किया, हमेशा सम्मान दिया, लेकिन अफसोस उन्हें नहीं पता था कि उस प्रेम की आड़ में उनकी बहू एक ऐसा खेल खेल रही है जो उन्हें अपनों से ही दूर कर देगा। 4 धाम की यात्रा पर निकले थे वो आशीर्वाद लेने, लेकिन लौटे ही नहीं, क्योंकि वही यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकर बन गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज की वो सच्चाई है जो हर संवेदनशील दिल को झकझोर देगी। तो आइए शुरू करते हैं एक विश्वासघात की अनकही दास्तान। 4 धाम की पवित्र यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। गंगोत्री की कलकल बहती धारा, यमुनोत्री के शांत घाट, केदारनाथ की बर्फ से ढकी चोटियां और बद्रीनाथ की दिव्यता, इन चारों धाम की स्मृतियां अब भी यात्रियों की आंखों में ताजा थीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ऊंचाइयों से उतरती हुई बस अब धीरे धीरे दिल्ली की ओर लौट रही थी। बस के भीतर गहरी शांति पसरी थी। थकावट, तृप्ति और घर लौटने की व्याकुलता ने मिलकर एक अलग ही मौन का वातावरण रच दिया था। सबसे आगे की सीट पर रणवीर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसका मन अब बस अपने घर की दहलीज छू लेना चाहता है। उसकी बगल में उसकी पत्नी रजनी बैठी थी, सजी सवरी, शांत और हमेशा की तरह चुप। पीछे की सीटों पर रणवीर के माता पिता लज्जा जी और ओमकार जी बैठे थे। उम्र की झुर्रियां उनके चेहरों पर साफ थीं, लेकिन मन में यात्रा की संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति का उजाला झलक रहा था। दिल्ली अभी करीब 400 किलोमीटर दूर थी और रात के 9 बज रहे थे। तभी बस एक पुराने हाईवे के पास एक होटल पर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते ही माइक पर घोषणा की, सभी यात्री ध्यान दें, बस यहां 45 मिनट के लिए रुकेगी। सामने होटल है, जो लोग खाना खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन कृपया समय का ध्यान रखें। बस के भीतर धीरे धीरे सभी यात्री उठने लगे। कुछ लोग अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर निकलने लगे। तभी रजनी ने धीरे से अपने पति रणवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठिए, खाना खा लेते हैं। रणवीर ने आंखें खोलीं और थकान से कहा, मुझे भूख नहीं है रीना, तुम मां पिताजी को ले जाओ, मुझे अभी सोने दो। रजनी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं मां पिताजी को ले जाती हूं, उसने कहा और फिर अपने सास ससुर की ओर देखा। वह दोनों भी अपनी सीट से उठ चुके थे। मां जी, पिताजी, चलिए खाना खा लेते हैं, रजनी ने प्यार से कहा। लज्जा जी ने चिंता से पूछा, बेटा, रणवीर को भी भूख लगी होगी? रजनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आराम कर रहे हैं और वैसे भी मैं उनका खाना पैक करवा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आइए आप लोग, रजनी ने नरम लहजे में कहा और धीरे से लज्जा जी का हाथ थाम लिया। मां जी, आराम से, स्टेप्स थोड़े ऊंचे हैं। लज्जा जी मुस्कुराईं, लेकिन उनके चेहरे पर यात्रा की थकावट साफ झलक रही थी। रजनी ने उनका हाथ कसकर थाम लिया, जैसे कोई बेटी अपनी मां का ध्यान रखती है। ओमकार जी पहले ही नीचे उतर चुके थे और सामने होटल के पास बने वॉशरूम की ओर चले गए थे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी बहू रीना अपनी सास का हाथ पकड़े धीरे धीरे बस से उतार रही थी। बस धीरे धीरे मां जी, एकदम आराम से, रजनी की आवाज में विनम्रता थी। जैसे ही वे होटल के बरामदे में पहुंचे, लज्जा जी ने इधर उधर नजर घुमाई। तेरे ससुर जी कहां चले गए? दिख नहीं रहे, उन्होंने चिंतित होकर पूछा। तभी सामने से ओमकार जी आते दिखे और मुस्कुराकर बोले, तू डर मत लज्जा, इस उम्र में तुझे छोड़कर कहां जाऊंगा। लज्जा जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। तीनों होटल के अंदर चले गए और एक टेबल पर बैठ गए। रजनी ने वेटर को इशारा किया और मेन्यू कार्ड मंगवाया। होटल में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन रजनी ने अपने सास ससुर के लिए सबसे साफ और हवा लगती टेबल चुनी। पिताजी, क्या ऑन ऑर्डर करना है बताइए, रजनी ने झुककर पूछा। ओमकार जी बोले, देख बेटी, तेरी मां को तो हमेशा की तरह दाल मखनी पसंद है और मुझे बटर पनीर। अब तू देख ले तुझे क्या खाना है। रजनी हंसते हुए बोली, आप दोनों के लिए थाली लगवा देती हूं, और हां, मां जी को रोटी सादी ही चलेगी ना? लज्जा जी ने धीरे से कहा। हां बेटा, बस 2 रोटी और थोड़ा मीठा भी ले लेना। रजनी उठी और काउंटर पर जाकर वेटर से बोली,
2 थाली, एक में दाल मखनी और सादी रोटी, दूसरी में बटर पनीर। वेटर ने ऑर्डर लिखते हुए कहा, मैडम 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, रजनी ने कहा और मुड़कर देखा कि उसके सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वेटर 3 थालियां लेकर आया, दाल मखनी, बटर पनीर, रोटी और साथ में सलाद। गर्मागर्म खाना देखकर ओमकार जी बोले, वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है और वैसे भी भूख बहुत लगी थी। लज्जा जी मुस्कुराई, हां, सफर में खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। तीनों ने मिलकर खाना शुरू किया। रजनी बीच बीच में अपनी सास की थाली पर भी ध्यान देती रही। मां जी, रोटी कम तो नहीं? नहीं बेटा, सब ठीक है, लज्जा जी ने प्यार से जवाब दिया। रजनी ने अपना खाना जल्दी निपटाया और फिर सास ससुर से कहा, आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं रणवीर के लिए कुछ पैक करवा लूं। सफर अभी लंबा है, बाद में अगर भूख लगी तो खा लेंगे। ओमकार जी बोले, हां बेटा, और देख लेना कहीं बस चल न दे। रजनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं पिताजी, अभी तो बहुत टाइम है, मैं देख लूंगी सब कुछ, आप लोग बस आराम से खाइए। यह कहकर वह उठी और काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। ओमकार जी ने एक नजर घड़ी पर डाली। अभी 15-20 मिनट तो होंगे, लेकिन शायद किस्मत की घड़ी कुछ तेज चल रही थी। रजनी धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ी। चलते चलते उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा। लज्जा जी अपनी थाली से आराम आराम से निवाला ले रही थीं और ओमकार जी पानी पी रहे थे। दोनों के चेहरे पर संतुष्टि और मुस्कान थी, जैसे किसी सुखद यात्रा के बाद मिले विराम का आनंद ले रहे हों। काउंटर पर पहुंचकर रजनी ने वेटर से धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, एक थाली पैक कर दीजिए, दाल मखनी और रोटी और थोड़ा रायता भी। वेटर ऑन ऑर्डर नोट करने लगा, लेकिन उसी समय होटल के बाहर हलचल होने लगी। बस का ड्राइवर होटल के सामने आ खड़ा हुआ और कंडक्टर दरवाजे पर चढ़कर जोर से चिल्लाया, सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर आ जाएं, बस निकलने वाली है। बस स्टार्ट होते ही रजनी ने जल्दी से हाथ में पर्स संभाला और होटल से बाहर दौड़ी। बस को सरकते हुए देख वह हड़बड़ाई और लंबी सांस भरते हुए उसमें चढ़ गई। शुक्र है समय पर पहुंच गई, नहीं तो बस निकल ही जाती, वह बुदबुदाई। सर्द मौसम में भी उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन होंठों पर संतोष की हल्की मुस्कान थी, मानो एक बड़ा काम पूरा कर लिया हो। वह अपनी सीट पर आकर बैठ गई और खिड़की से बाहर झांका। बाहर अब अंधेरा गिरने लगा था। उसने निश्चिंत होकर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बगल में रणवीर अब भी गहरी नींद में था, सिर खिड़की से टिकाए हुए और चेहरे पर थकावट की झलक। लेकिन एक बात जिसे न तो रजनी ने महसूस किया न रणवीर ने, वो यह कि अब बस में रणवीर के माता पिता लज्जा जी और ओमकार जी नहीं थे। होटल के कोने में उसी पुरानी टेबल पर लज्जा जी और ओमकार जी अब भी इत्मीनान से बैठे थे। उनकी थालियों में अभी भी खाना बाकी था। लज्जा जी धीरे धीरे निवाले ले रही थीं, जैसे सफर की थकावट उनके हाथों की रफ्तार तक को थाम चुकी हो। ओमकार जी ने घड़ी की ओर देखा और बोले, लज्जा, बहू कहां रह गई? अभी तक आई नहीं और तुम ये इतनी धीरे धीरे खा रही हो, जरा जल्दी करो, कहीं बस ना छूट जाए। लज्जा जी ने चुपचाप एक और निवाला मुंह में रखते हुए कहा, अरे आप इतना क्यों सोचते हैं, बहू को आने दीजिए, वह हमें बिना बताए थोड़े ही चली जाएगी, उसे तो पता है कि हम यहां बैठकर खाना खा रहे हैं। ओमकार जी ने गहरी सांस ली। बोल तो तू ठीक रही है, लेकिन इन बस वालों का कोई भरोसा नहीं, अपने मन के राजा हैं सब। ऐसा करो, तुम अब खाना छोड़ो, बहुत हो गया, अब चलें। लगता है बहू अभी भी काउंटर पर ही होगी। लज्जा जी ने धीरे से कहा, हां, वो कह रही थी कि रणवीर के लिए भी खाना पैक करवा लेती हूं। चलो लज्जा, देखते हैं बहू कहां रह गई। ओमकार जी बोले। दोनों धीरे धीरे होटल के काउंटर की ओर बढ़े। निगाहें हर तरफ रजनी को खोज रही थी। उम्मीद थी कि बस कुछ कदमों की दूरी पर वह खड़ी मिलेगी, हाथ में पैकेट लिए मुस्कुराती हुई। लेकिन जैसे ही वे काउंटर तक पहुंचे, उनके कदम थम गए। रजनी वहां नहीं थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले चेहरे पर हैरानी उभरी, फिर वो हैरानी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। ओमकार जी ने थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश की, रजनी। लज्जा जी घबराकर इधर उधर देखने लगी। अरे कहां गई रजनी, अभी तो यहीं थी।
अब ओमकार जी को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो काउंटर पर बैठे लड़के के पास गए और पूछा, बेटा, अभी कुछ देर पहले मेरी बहू आई थी, नीली साड़ी में, यहीं खड़ी थी तुम्हारे सामने, कहां गई वो? लड़का कुछ सोचते हुए बोला, बाबा, यहां तो बहुत लोग आते हैं, पर हां, नीली साड़ी वाली एक मैडम आई थी, उन्होंने खाना पैक करवाया था, लेकिन वो तो थोड़ी देर पहले चली गई। ओमकार जी की आवाज कांपने लगी। उनके लिए कुछ पल समझ पाना मुश्किल हो गया। वो मुड़े और लज्जा जी से बोले, लज्जा, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल गई हो और जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो जाए। लज्जा जी बोली, अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? रजनी तो जानती है कि हम यहीं हैं, फिर बस हमें छोड़कर कैसे चली जाएगी? लेकिन ओमकार जी की आंखों में डर गहराता जा रहा था। लज्जा, कई बार जिंदगी में जो हम सोच भी नहीं सकते वह हो जाता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। उन्होंने लज्जा जी का हाथ कसकर थामा और तेजी से होटल के बाहर की ओर बढ़े, लेकिन उनकी रफ्तार से कहीं तेज वह बस थी जो अब कई मोड़ पार कर चुकी थी। होटल से बाहर निकलते ही उन्होंने चारों ओर देखा। सड़क पर हल्की धुंध छा रही थी। कहीं दूर दूर तक वह नीली और सफेद बस नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ और गाड़ियां जरूर खड़ी थीं, लेकिन उनकी अपनी बस गायब थी। बस के चले जाने के कुछ देर बाद ओमकार जी की सांसें जैसे थम सी गईं। उन्होंने सड़क के किनारे निगाहें दौड़ाईं, पर बस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लज्जा, बस तो निकल गई शायद, उनकी आवाज भर्रा गई। लज्जा जी की आंखों से आंसू बह निकले। घबराहट में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द और टूटन से भरी हुई। ओमकार जी ने जेब से मोबाइल निकाला और नेटवर्क चेक किया। यहां तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, उन्होंने झुंझलाकर कहा। मोबाइल को हवा में उठाकर 2-3 बार घुमाया, पर स्क्रीन पर नो सिग्नल ही टिमटिमाता रहा। उधर लज्जा जी अब भी सड़क की ओर देख रही थीं, आंखों में आंसू और उम्मीद की हल्की सी रेखा लिए। शायद बस थोड़ी दूर खड़ी हो, शायद खराब हो गई हो, या फिर वह कुछ कहती। इससे पहले ही ओमकार जी बोले, बस करो लज्जा। अब उनकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें असहायता नहीं, बल्कि एक संघर्ष का संकेत था। हमें अब खुद सोचना होगा। अब हम 2 ही हैं इस वक्त, और हमें अपने लिए रास्ता बनाना होगा। लज्जा जी कांपते हाथों से पास की बेंच का सहारा लेकर बैठ गईं। हम क्या करेंगे अब? उनकी आंखों में आंसू थे। ओमकार जी उनके पास आकर बैठ गए और उनका हाथ थामकर बोले, तू मत घबरा लज्जा, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार रास्ता समझ में आ जाए, हम घर जरूर पहुंचेंगे, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। वह दोनों एक दूसरे के पास यूं बैठे थे जैसे सदियों से साथ चलने वाले 2 मुसाफिर, जिन्हें किसी मोड़ पर अकेला छोड़ दिया गया हो, लेकिन उनके हौसले अभी भी जीवित थे। थोड़ी देर बाद ओमकार जी होटल के काउंटर पर पहुंचे और बोले, बेटा, हमारी बस निकल गई है और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। क्या आप हमें एक कॉल करने देंगे? हमारा बेटा भी उसी बस में है। काउंटर पर खड़ा लड़का थोड़ी हैरानी से उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अरे बाबा, बस निकल गई? आप बैठिए, मैं कॉल करवा देता हूं। ये लीजिए, लैंडलाइन है। ओमकार जी ने जल्दी से नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, लेकिन हर बार वही संदेश, इस नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। उन्होंने रिसीवर धीरे से रख दिया। चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। नहीं लग रहा, बार बार यही कह रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनकी आंखें भीगने लगीं, पर आवाज में अब भी संयम था। इसी बीच होटल के कोने में बैठा एक 18-19 साल का लड़का, जो वहां काम करता था, उनकी बातें सुन रहा था। वह उठकर उनके पास आया और बोला, बाबा, आपको कहां जाना है? ओमकार जी ने उसे देखा, जैसे किसी उम्मीद की किरण नजर आ गई हो। बेटा, हमें दिल्ली जाना है, 4 धाम से लौट रहे थे। बहू हमें यहां खाना खिलाने लाई और अब पता नहीं क्या हुआ, बस चली गई। लड़का थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मेरे चाचा जी टैक्सी चलाते हैं, यहीं पास में रहते हैं, मैं उन्हें बुला देता हूं।
शायद वे आपको बस के रास्ते तक छोड़ दें या आगे की कोई मदद कर सकें। लज्जा जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लड़के ने सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए, और फिर तेजी से मोबाइल लेकर होटल से बाहर चला गया मदद बुलाने। ओमकार जी ने लज्जा जी की ओर देखा और बोले, देखा लज्जा, भगवान हर मुसीबत में किसी न किसी को भेजता है, बस हमें भरोसा रखना होता है। रात के 12 बज रहे थे। होटल के बाहर हल्की ठंड और गहरी खामोशी थी, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक उम्मीद की आहट सुनाई दी। एक पुरानी सी टैक्सी होटल के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, मजबूत कद काठी, चेहरे पर अनुभव की लकीरें। मां जी, बाबा जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा, वहां से आपको दिल्ली के लिए बस मिल जाएगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो श्यामलाल था, उसी लड़के का चाचा। लज्जा जी हल्के से मुस्कुराई। बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा, तुमने तो फरिश्ते जैसा काम किया है। लेकिन ओमकार जी कुछ सोचने लगे। उनके चेहरे पर असमंजस और हल्की ग्लानि उतर आई। श्यामलाल ने उनकी झिझक भांप ली। उसने जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और उनके हाथ पर रख दिए। बाबा, ये रख लीजिए, रास्ते में चाय पानी के काम आएंगे, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अब आपको कोई दिक्कत हो। ओमकार जी हड़बड़ाकर बोले, नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, हम ले नहीं सकते। पर श्यामलाल ने सहजता से कहा, बाबा, आप मेरे मां बाप जैसे हैं, ये पैसे उधार नहीं, सेवा है। कभी हमारे गांव आना हो तो बस एक बार आशीर्वाद दे दीजिएगा। यह सुनकर ओमकार जी की आंखें छलक उठी, हाथ कांपने लगे और होंठ कांपते हुए बोले, आज वह दिन देखना पड़ रहा है जब परायों से मदद लेनी पड़ रही है, जब अपनी औलाद छोड़ गई और एक अजनबी साथ दे रहा है। लज्जा जी ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोली, अपने पराए वक्त बताता है, और यह वक्त हमें एक सीख दे रहा है। टैक्सी का दरवाजा खुला और दोनों अपने जीवन के अनुभव, थकान और उम्मीदों को समेटे हुए धीरे धीरे उसमें बैठ गए। दिल में एक टीस थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी कि शायद यह सफर उन्हें फिर से उनके बेटे से मिला दे। उधर बस अब भी पहाड़ी रास्तों के संकरे और घुमावदार मोड़ों से गुजर रही थी। रात का सन्नाटा और बाहर की ठंडी हवाएं खिड़कियों से भीतर तक सरसराने लगी थीं। घड़ी में रात का 12:30 बज चुके थे। अचानक सीटों के पीछे कुछ हलचल हुई। रणवीर धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। उसने आंखें मलते हुए चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर मां और पिताजी की सीट की ओर गई, जो अब खाली थी। एक पल को उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर वह सीधा उठकर बैठ गया। रजनी, उसने धीमे स्वर में अपनी पत्नी को पुकारा। रजनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हां, उठ गए आप। मां और पिताजी कहां हैं? रणवीर के माथे पर चिंता की सिलवटें उभर आई थीं। रजनी पल भर को चौंकी। उसने पीछे की ओर देखा और कहा, वो तो वहीं पीछे ही बैठे थे, मैंने देखा था जब हम होटल से लौटे थे। पीछे? रणवीर अचानक सीट से उठ खड़ा हुआ और बस के पिछले हिस्से की ओर गया। एक एक सीट पर नजर डाली, लेकिन मां और पिताजी कहीं नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। वह तेजी से लौट कर आया और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, रजनी, मां पिताजी इस बस में नहीं है। रजनी घबरा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था कि वो खाना खा रहे थे और मैं तो पैकेट लेकर बस में चढ़ गई थी। शायद क्या? रजनी, रणवीर की आवाज अब थरथरा रही थी। तुमने कहा था कि तुम खाना पैक करवा रही हो, और मां पिताजी? अब रजनी भी घबरा गई थी, बोली, मैं समझी कि वो पीछे बैठ गए होंगे, लेकिन लगता है शायद वो बस में चढ़े ही नहीं। क्या? रणवीर की सांसें तेज हो गईं। तुमने उन्हें देखा भी नहीं? बस में चढ़े या नहीं? रजनी ने डरते हुए कहा। मैंने सोचा वो शायद, लेकिन रणवीर अब गुस्से से कांप रहा था। तुम सोचती रह गई और मेरे मां पिताजी वहीं रह गए? रणवीर तुरंत आगे बढ़ा और ड्राइवर से तेज आवाज में बोला, ड्राइवर, बस रोको, वापस चलो, मेरे मां पिताजी बस में नहीं है। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। सभी यात्री हैरानी से रणवीर की तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया, भाई साहब, यह प्राइवेट टूर बस है,
बीच रास्ते में यू टर्न नहीं ले सकते। अब रात के 12:30 हो गए हैं। ये पहाड़ी रास्ते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। फिर उसने थोड़ी नरमी से कहा, एक काम कर सकता हूं, आगे 20-25 किलोमीटर पर एक छोटा सा स्टॉप आता है, एक ढाबा है वहीं बस रोक दूंगा। आप वहां से कोई गाड़ी पकड़ सकते हैं। लेकिन इतनी रात को शायद ही कोई वाहन मिले। बस अपनी गति से चलती रही, लेकिन रणवीर की धड़कनें अब तेज होती जा रही थी। उसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर झांकती और मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, मां पिताजी वहां किस हालत में होंगे। उधर ठीक वहीं खिड़की के पास बैठी रजनी अब भी चुप थी, शांत और स्थिर, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी उदासी तैर रही थी। उसकी आंखों के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब वह दोनों मेरे रास्ते से हट गए। रणवीर का ध्यान अब सिर्फ मुझ पर रहेगा। वो बूढ़े अब शायद कभी लौट कर ना आए। बस की मंद रोशनी में उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे लगा मानो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पीछे छूट गई हो। पर रणवीर अब भी बेचैन था। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे किसी चमत्कार की आस हो कि कहीं मां पिताजी उसे अचानक किसी सीट पर बैठे दिख जाए। लेकिन हर बार उसकी नजर खाली सीटों पर टिक जाती। ड्राइवर ने पीछे देखते हुए कहा, भाई साहब, सामने 15 मिनट में एक चौराहा आएगा, वहीं ढाबा है, अब वहीं उतार दूंगा। अगर कोई गाड़ी मिली तो ठीक, नहीं तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। रणवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरों में अब तूफान था। वह वहीं सीट पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में दबा लिया, और पास बैठी रजनी अब भी चुप थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जब एक बेटे की आंखों से मां बाप ओझल हो जाएं, तो सारी दुनिया कितनी बेईमानी लगने लगती है। कुछ ही देर में बस एक अंधेरे मोड़ पर धीरे से रुकी। ड्राइवर ने कहा, यही है वो चौराहा भाई साहब, ढाबा सामने है। रणवीर बिना कुछ कहे बस से उतर गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके पैर कांप नहीं रहे थे, पर दिल अंदर से थरथरा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, रणवीर रुको, मैं भी चल रही हूं। रजनी की आवाज सुनकर रणवीर पलटा। चेहरा सख्त था। क्यों? तुम्हें क्या करना है साथ आकर? मां पिताजी के साथ जो हुआ वो तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। रजनी ने घबराहट और दर्द का अभिनय करते हुए कहा, मुझे लगा था वो पीछे बैठ गए होंगे, मैं भी बहुत परेशान हूं। सच में? रणवीर ने गहरी सांस ली। अब बहस का वक्त नहीं है, अब हमें उन्हें ढूंढना है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। स्विच ऑफ, फिर से कॉल, स्विच ऑफ। उसने लगभग 20 बार कॉल किया, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। प्यारे साथियों, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर अपने माता पिता को खोज पाएगा? क्या रजनी की मंशा कभी सामने आएगी? क्या एक बेटे की पीड़ा किसी राह पर उसका सहारा बन पाएगी? रणवीर की आंखें अब भर आई थीं। आंसू पलकों से बाहर आने को बेताब थे। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची और फिर थरथराते हाथों से अपना मोबाइल जेब में डाल दिया। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। रजनी चुपचाप खड़ी रही। चेहरे पर चिंता का दिखावा तो था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक ठंडी, संतुष्ट सी भावना, जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। रणवीर ने सड़क के दोनों ओर गाड़ी की हल्की रोशनी में नजर दौड़ाई। जगह सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई राहगीर नहीं, बस ठंडी हवा, गहराती रात और बेचैन दिल। इतनी रात को यह जगह भी वीरान है, लेकिन मां पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके होंठ बुदबुदाए। रात के लगभग 1 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा और ठंड बढ़ती जा रही थी। रणवीर के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। रजनी ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे रणवीर? यहां तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। उसी वक्त सामने से एक पुराना सा टेम्पो आता दिखाई दिया, धीमे धीमे चलता, हल्की पीली बत्ती में डूबा हुआ। रणवीर ने फौरन हाथ हिलाकर इशारा किया। टेम्पो धीरे धीरे रुक गया। अंदर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की से झांकते हुए बोला, कहां जाना है बेटा? हमें शिवम होटल जाना है, जो आगे पुराने हाईवे पर है। मेरे मां पिताजी वहीं रह गए हैं, बस से छूट गए। टेम्पो वाला कुछ देर उन्हें गौर से देखता रहा, फिर थोड़ी नरमी से बोला, मां बाप के लिए निकले हो,
इसलिए बैठा रहा हूं, वरना इस समय किसी को गाड़ी में नहीं बैठाता। रणवीर ने शुक्रिया कहा और रजनी को चढ़ने को कहा। रजनी थोड़ी झिझकी, लेकिन रणवीर की आंखों में जो जुनून और दर्द था उसे देख वह चुपचाप बैठ गई। टेम्पो अब अंधेरे रास्तों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ टेम्पो की गड़गड़ाहट और रणवीर के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसका मन बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरे मां पिताजी बस मिल जाएं। लेकिन दोस्तों, रणवीर को क्या पता था, जिस रास्ते पर वह उन्हें ढूंढने जा रहा था वहां अब केवल उनकी यादें बची थी। मां पिताजी तो वहां से पहले ही जा चुके थे। उधर दूसरी ओर रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। ठंडी हवा सड़क पर सिहरन की तरह दौड़ रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। लेकिन दिल्ली जाने वाली बस का स्टैंड अब भी जाग रहा था। बस स्टैंड के एक कोने में ओमकार जी और लज्जा जी एक बेंच पर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर थकावट थी और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। पास ही एक भिखारी फटे पुराने कंबल में लिपटा फुटपाथ पर लेटा हुआ था। वह बार बार करवट बदल रहा था। शायद उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन भूख उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। ओमकार जी से उसकी हालत देखी नहीं गई। वो धीरे से उसके पास गए और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए। ये वही पैसे थे जो श्यामलाल ने उन्हें सौंपे थे। उन्हें ऐसा करते देख लज्जा जी बोली, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन हमें टिकट भी लेनी है। ओमकार जी मुस्कुरा दिए, मेरी प्यारी और भोली लज्जा, तू सच में बहुत भोली है। मैंने टिकट के पैसे पहले ही अलग रख लिए हैं। दोनों बातें करके समय काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल के अंदर चल रही बेचैनी को शब्दों से ढकना मुमकिन नहीं था। सामने की तरफ एक पान वाले की दुकान खुली थी, जहां कुछ स्थानीय लोग चाय, सिगरेट और बातों के सहारे रात गुजार रहे थे। सड़क पर ट्रक, टैक्सी, टेम्पो सब कुछ चल रहा था। बस नहीं आई थी, और वह बस भी जिसका ओमकार जी और लज्जा जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लज्जा जी ने कांपते हुए हाथों से अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, हमारा रणवीर कितना परेशान हो गया होगा, हमें बस में ना देखकर कैसे ढूंढेगा हमें। ओमकार जी ने लंबी सांस ली और बोले, परेशान तो होगा ही, लेकिन मेरा दिल कहता है वो हमें लेने जरूर आएगा। आखिर बेटा है हमारा। बेंच अब बैठने की जगह नहीं, यादों की टेक बन चुकी थी। तभी लज्जा जी ने धीरे से कहा, आपने देखा, वो चाय वाला लड़का हमें कितनी बार देख चुका है। शायद सोच रहा होगा ये 2 बूढ़े लोग आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं। ओमकार जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, कभी कभी उम्र नहीं, हालात इंसान को बूढ़ा बना देते हैं और अपनों के होते हुए भी आदमी अकेला रह जाता है। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। दूर से आती गाड़ियों की रोशनी, पास की दुकान से आती हल्की हल्की आवाजें, लेकिन उस भीड़ और रोशनी में भी 2 बूढ़े मां बाप सिर्फ अपने बेटे की एक झलक को तरस रहे थे। उधर रणवीर जैसे ही उस होटल के बाहर पहुंचा, उसकी निगाहें बेचैनी से चारों ओर दौड़ रही थीं। वो सीधे रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागा। भाई साहब, यहां 2 बुजुर्ग लोग, एक महिला और एक पुरुष, बस से छूट गए थे। आपने देखा है उन्हें? वो कहां हैं? काउंटर पर वही लड़का खड़ा था, श्यामलाल का भतीजा। उसने रणवीर को पहचानते ही कहा, अरे भैया, आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी। आपके मां बाबूजी को तो श्यामलाल चाचा बस स्टैंड छोड़कर आए हैं। अब तक तो शायद उन्हें कोई बस मिल भी गई होगी, और अगर नहीं मिली तो वो अभी भी वहीं होंगे। रणवीर की जान में जान आई। शुक्र है, अब मुझे बस स्टैंड जाना है। वो फौरन बाहर की ओर भागा। रजनी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। बस स्टैंड पर पसरी खामोशी को बीच बीच में सिर्फ सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाजें ही चीर रही थीं। लेकिन उस शोर और चहल पहल में भी 2 मां बाप अपने बेटे की एक आवाज, एक झलक, एक पहचान को तरस रहे थे। रात अपनी स्याही पूरी तरह बिखेर चुकी थी। हवा में ठंडक और सन्नाटे की चादर लिपटी हुई थी। ट्यूबलाइट की झिलमिलाती पीली रोशनी बस स्टैंड के कोने को किसी बुझती आशा की तरह रोशन कर रही थी। लज्जा जी की थकी हुई आंखें हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद से देख रही थीं। हर हेडलाइट की रोशनी में उन्हें अपने बेटे या पति की कोई झलक नजर आती, और फिर वही अंधेरा। पास ही बेंच पर बैठे ओमकार जी ने उन्हें देखा।
उनके चेहरे पर भी चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लज्जा, तू यहीं बैठ, मैं बस का पता करता हूं। समझ नहीं आ रहा, अब तक क्यों नहीं आई? लज्जा जी ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी चलती हूं साथ में। लेकिन ओमकार जी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उनके कांपते हाथों पर अपना हाथ रख दिया। नहीं लज्जा, तू थकी हुई है, यहीं बैठ, मैं अभी आता हूं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा था एक निश्चिंत स्नेह, जैसे कह रहे हों, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। वे धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगे। हाथ में टॉर्च नहीं थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। सड़क लगभग वीरान थी, लेकिन दूर से कभी कभी आती गाड़ियों की लाइट्स उनकी परछाई को फैला देती थीं। इसी बीच कहीं दूर से एक ट्रक की तेज आवाज सुनाई दी, धड़धड़ाता हुआ, जैसे हवा को चीरता आ रहा हो। उसकी हेडलाइट्स बहुत तेज थीं और रफ्तार बेहिसाब। ओमकार जी ने एक पल को पलटकर देखा, लेकिन वो ट्रक बेकाबू था, ना हॉर्न ना साइड, मानो ड्राइवर किसी नशे में हो। और फिर एक जोरदार टक्कर। ओमकार जी की चीखें रात की चुप्पी को चीरती चली गईं। उनका शरीर कई फुट दूर जाकर गिरा, सिर पत्थरों से टकराया, खून बहता चला गया। ट्रक बिना रुके आगे निकल गया, मानो किसी की जिंदगी से उसका कोई लेना देना ही ना हो। रास्ते पर एक टूटी चप्पल पड़ी थी, पास ही एक झुका हुआ चश्मा और घास में गिरा एक मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन पर धूल और खून की छींटें पड़ी थीं। वो फोन जो अब किसी अधूरे संवाद की गवाही दे रहा था। कुछ गाड़ियां पास से गुजरी, कुछ ने रफ्तार धीमी की, कुछ ने सिर मोड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं रुका। ओमकार जी वहीं पड़े रहे, सड़क के एक कोने में, दर्द से बेहाल और बेहोश। तभी एक सफेद बोलेरो दूर से आती दिखाई दी। छत पर एक छोटा सा लाल मेडिकल स्टिकर चमक रहा था। जैसे ही हेडलाइट ओमकार जी के शरीर पर पड़ी, गाड़ी ने झटके से ब्रेक लिया। ड्राइविंग सीट से एक युवक बाहर निकला, नीली जैकेट पहने, आंखों में गहरी संवेदना। उसका नाम था डॉक्टर संजीव। वह दौड़कर ओमकार जी तक पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया। उसने नाड़ी टटोली और धीरे से कहा, घबराइए मत बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं डॉक्टर हूं। उसके स्वर में ऐसी राहत थी जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा हो। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर ओमकार जी के सिर के नीचे रख दी। फिर तेज आवाज में ड्राइवर को पुकारा, राजू जल्दी हाथ लगाओ, इन्हें गाड़ी में डालते हैं। कुछ ही देर में उन्हें बोलेरो की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन की आवाज गूंजी और बोलेरो तेजी से दूर निकल गई। पीछे रह गया सन्नाटा, टूटी चप्पल, एक बजता हुआ मोबाइल और एक अधूरी कहानी जो अब एक नई करवट लेने जा रही थी। उधर लज्जा जी अब भी उसी बेंच पर बैठी थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट पहले उनकी दुनिया कैसे उजड़ चुकी है। हर गाड़ी की हेडलाइट उनके चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक छोड़ती और फिर अंधेरे में खो जाती। लेकिन अब उनके लिए सवेरा बहुत दूर था। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात होने जा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन ओमकार जी नहीं लौटे। धीरे धीरे लज्जा जी के चेहरे की मासूम शांति टूटने लगी। वह घबरा गईं, कांपती आवाज में अपने पति को पुकारने लगी, कहां हो आप? कहां चले गए मुझे ऐसे अकेला छोड़कर? उनकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो एक कोने में बैठ गईं, जैसे किसी ने उनके सिर से आसमान छीन लिया हो। उसी वक्त पास के पेट्रोल पंप पर खड़ा एक पुलिस कांस्टेबल रामवीर सिंह उन्हें यूं अकेले बैठा देख चौंका। वह पास आया, झुककर बोला, माताजी आप यहां ऐसे अकेले? कौन है आपके साथ? लज्जा जी की आवाज अब कांप रही थी। मेरे पति थोड़ी देर पहले यहीं थे, बस का पूछने गए थे, पता नहीं कहां चले गए। उनकी आंखें सड़क की ओर टकटकी लगाए थीं। हर आती गाड़ी में उन्हें ओमकार जी की परछाई दिखाई देती, लेकिन हर बार बस मायूसी मिलती। रामवीर सिंह ने गहरी सांस ली। माता जी आप घबराइए मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आप हमारे साथ आइए, थाने चलिए, वहीं से हम खोजबीन शुरू करेंगे। लज्जा जी सहम सहम कर उठी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर चारों ओर देखा, शायद कहीं से कोई आवाज, कोई चेहरा, कोई झलक मिल जाए, लेकिन ओमकार जी वहां नहीं थे। और वहीं दूसरी ओर
ओमकार जी एक छोटे से नर्सिंग होम के बेड पर बेहोश पड़े थे। जीवन और मृत्यु के बीच झूलती एक देह। बाहर ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी। डॉक्टर संजीव की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टर संजीव ने ओमकार जी के सिर की गंभीर चोट पर पट्टी बांध दी थी, मगर टक्कर बहुत जोरदार थी और उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने बहुत खून खो दिया था। डॉक्टर संजीव उनकी नब्ज को बार बार देख रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो पुलिस को सूचना देने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जान बचाना पहले है, बाकी सब बाद में। उधर रणवीर और रजनी टेम्पो की मदद से बड़ी मुश्किल से बस स्टैंड तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही रणवीर का चेहरा फिर एक बार उतर गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन ना मां दिखी ना पिताजी। एक पल को वह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर खुद को दिलासा देते हुए बुदबुदाया, शायद वो किसी बस में बैठकर घर के लिए निकल गए होंगे। रजनी ने भी उसी विचार को आगे बढ़ाया, हां हो सकता है, आखिर हम बहुत देर से आए हैं। कुछ पल तक रणवीर ठंडी हवा में चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें दूर जाती बसों को देख रही थीं, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। फिर एक टूटी उम्मीद को थामे वह रजनी के साथ दिल्ली की बस में बैठ गया। बस में उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में एक ही कल्पना गूंज रही थी, घर पहुंचते ही मां पिताजी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलेंगे और हम सब फिर से एक हो जाएंगे। उधर थाने के एक कोने में एक कुर्सी पर सिकुड़ी हुई बैठी थीं लज्जा जी। उनकी थकी आंखें लगातार दरवाजे की ओर टिकी थीं, मानो अगले ही पल ओमकार जी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाएंगे और कहेंगे, लज्जा तू अब भी यहीं बैठी है। लेकिन अब उस उम्मीद को बीते हुए कई घंटे हो चुके थे। रात लंबी होती जा रही थी और इंतजार बेसब्री से भरा हुआ। अब शुरू हो रही थी वो जुदाई, जिसका न कोई समय तय था और न कोई मंजिल। अल्मोड़ा का वह छोटा सा क्लिनिक, खिड़की से छनकर आती हल्की धूप कमरे की सफेद दीवारों पर ठहरी हुई थी। एक साधारण बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी और उस पर ओमकार जी निश्चल लेटे हुए थे। सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरा सूजा हुआ और पीला पड़ा था। मॉनिटर की बीप लगातार उनकी सांसों का संकेत दे रही थी। पास ही बैठा था डॉक्टर संजीव, उनका मसीहा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह उनके सिरहाने बैठकर नब्ज टटोल रहा था। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला और एक सादगी व ममता से भरी स्त्री भीतर आई। पूजा, संजीव की पत्नी। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें खिचड़ी और फल रखे थे। उसने धीमे स्वर में पूछा, कैसे हैं यह अब? संजीव ने सिर झुकाकर कहा, चोट सिर पर गहरी है पूजा, ब्लड प्रेशर अब सामान्य है। लेकिन उसका गला रुक गया। पूजा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन क्या संजीव? संजीव ने उसकी ओर देखा और कहा, इनकी याददाश्त चली गई है। पूजा चौंक कर ओमकार जी की ओर देखती है। मतलब इन्हें कुछ भी याद नहीं? ना अपना नाम, ना अपना घर, ना अपने लोग? संजीव ने दुखी स्वर में सिर हिलाया। पूजा की आंखें भर आईं। वह उनके पास बैठ गई और धीरे से बोली, बाबा आपको कुछ याद आ रहा है? घर, परिवार, कोई चेहरा? ओमकार जी की आंखें एकटक सामने की दीवार को देख रही थीं। फिर वह बेहद धीमी आवाज में बोले, मुझे कुछ नहीं याद, बस एक आवाज, एक औरत की जो बार बार मुझे पुकार रही है। पूजा और संजीव की आंखों में आंसू थे। एक पिता की टूटी स्मृति और एक मां जो अब भी किसी कोने में बैठी अपने पति को पुकार रही थी। और उधर सुबह के 6:30 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन की एक लंबी बेंच पर बैठी लज्जा जी की उम्मीद अब भी दरवाजे से बंधी हुई थी। थाने में एक अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं थी। लज्जा जी की आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ, मानो पूरी रात जागी हों। पर उनकी आंखों में एक ही भाव था, इंतजार। वो लगातार उसी दरवाजे की ओर देख रही थीं। अब आएंगे, अब आ जाएंगे मुझे लेने। पास ही एक मेज के पास की कुर्सी पर कांस्टेबल राकेश फाइलों में कुछ लिख रहा था। तभी ड्यूटी इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह भीतर आए। राकेश, ये माताजी कौन है? रात से बैठी हैं, कोई रिपोर्ट है इनकी। राकेश खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, साहब रात में पेट्रोल पंप से लेकर आए थे,
कह रही थीं इनके पति ओमकार जी उन्हें वहीं बैठाकर बस देखने गए थे और फिर लौटे नहीं। बहुत देर इंतजार किया, तब हमें खबर दी गई। इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक नजर लज्जा जी की तरफ डाली। उनका चेहरा देखकर वह ठिठक गए। ये कोई आम मामला नहीं था, कुछ टूट चुका था, बहुत गहराई से। राकेश ने आगे कहा, पूछा तो सिर्फ इतना बताया, दिल्ली जाना है, बेटा है रणवीर नाम है, लेकिन कोई पता नहीं, मोबाइल नंबर तक याद नहीं। बस बार बार एक ही बात, मेरा रणवीर आएगा, मेरे पति मुझे लेने आएंगे। इंस्पेक्टर की आंखों में नरमी आ गई। वह पास जाकर बेंच पर बैठे और धीमे स्वर में पूछा, मां जी आप ठीक हैं? लज्जा जी ने अपनी पथराई आंखें उठाईं, जैसे किसी गहरे सपने से जागी हों। वो अभी तक नहीं आए, ना ही बेटा आया। मेरे पति कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते थे। इंस्पेक्टर ने उनकी कांपती उंगलियों को देखा और गहरी सांस लेते हुए कांस्टेबल राकेश से कहा, इनके लिए कुछ खाना मंगवाओ। दरवाजे के बाहर सुबह की हल्की धूप फैल रही थी, मगर लज्जा जी की दुनिया में अभी भी अंधेरा पसरा हुआ था। दिल्ली के तिलक नगर में जैसे ही एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी, रणवीर और रजनी उसमें से उतरे। रणवीर ने जल्दी से बैग उठाया और बेसब्री में गेट की ओर बढ़ा, लेकिन उसका कदम एक पल के लिए ठिठक गया। दरवाजा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक उभरी। शुक्र है मां पिताजी घर आ गए। उसने एक गहरी सांस ली, मानो सारी चिंता अब खत्म होने जा रही हो। वो खुशी से भरकर घर के भीतर भागा और सीधा मां पिताजी के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। पिताजी कहां हो आप? लेकिन कमरा खाली था। वो तुरंत रसोई की तरफ गया, वहां भी कोई नहीं था। मन ही मन उसने कहा, मां भी नहीं है। कमरे की चारपाई पर तकिए वैसे ही रखे थे जैसे हफ्तों से किसी ने हाथ न लगाया हो। अलमारी खुली थी और खिड़की से छनती रोशनी पूरे कमरे को एक वीरान सा रूप दे रही थी। रणवीर की आंखों में आंसू तैर गए। उसके गले से एक भारी सांस निकली। अगर मां पिताजी नहीं आए तो फिर दरवाजा किसने खोला? उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रजनी की मां निर्मला जी सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखीं। अरे तुम लोग आ गए, कैसी रही यात्रा? वो मुस्कुराते हुए पास आईं। रणवीर ने उनकी ओर एक पल देखा, फिर तुरंत रजनी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब आंसू और गुस्से की ज्वाला एक साथ भड़क उठी थी। पूछिए, अपनी बेटी से कैसी रही यात्रा? उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन स्वर पत्थर जैसे थे। इतना कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। रजनी सक पकाकर वहीं खड़ी रह गई। निर्मला जी स्तब्ध थीं। घर में फिर से वही पुरानी खामोशी लौट आई। रजनी चुपचाप अपने कमरे में गई और अपनी मां को इशारे से भीतर बुलाया। दरवाजा बंद होते ही दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलीं। तो सब ठीक रहा ना? निर्मला जी फुसफुसाईं। रजनी ने होठों पर तिरछी मुस्कान बिखेरी। हां मां, सब वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। लेकिन अगले ही पल निर्मला जी की आंखों में कठोरता आ गई। वो धीरे धीरे पास आईं और बोली, बेटी ये तूने सही नहीं किया। रजनी चौंकी। मां क्या? निर्मला जी का चेहरा सख्त था, आवाज धीमी लेकिन भारी। वो तेरे सास ससुर थे, तेरे पति के मां बाप, जिन्होंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, बस प्यार ही दिया, और तूने उन्हें अजनबियों की तरह सड़क पर छोड़ दिया। बहुत बुरा किया रजनी, बहुत बुरा। फिर अचानक ही वो जोर से हंस पड़ी। रजनी चिढ़ गई। मां आप भी कमाल करती हैं। एक पल को तो सच में डर ही गई थी कि आपको क्या हो गया। निर्मला जी ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, डरना तो तुझे चाहिए था, लेकिन ये आइडिया भी तो मेरा ही था। रजनी ने राहत की सांस ली। अब कम से कम मुझे रोज रोज उन बुढ़िया बूढ़े के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और ना ही रणवीर से हर बात पर उनकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। फिर मुस्कुराकर बोली, और हां, अब मैं अपने दोस्तों को भी बेझिझक बुला सकती हूं। घर मेरा है। अब असली मायनों में इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूं। मां बेटी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराईं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। उधर एक दिन बीत चुका था। पुलिस स्टेशन की लंबी बेंच पर लज्जा जी अब भी उसी आस में बैठी थीं। अब आएंगे, अब तो जरूर आएंगे मेरे पति, मेरा रणवीर। लेकिन हर गुजरती घड़ी उनके इंतजार को और गहरा करती जा रही थी।
इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने देखा कि अब तक कोई खबर नहीं आई। लज्जा जी न तो सही से पता बता पा रही थीं और न ही किसी रिश्तेदार का नाम। उन्होंने फोन उठाया और अल्मोड़ा के स्नेह संध्या वृद्धाश्रम में संपर्क किया। देखिए बहन जी, इंस्पेक्टर ने वृद्धाश्रम की संचालिका से कहा, यह माता जी पिछले 1 दिन से हमारे थाने में हैं। नाम लज्जा है। बस इतना कहती हैं कि दिल्ली में बेटा है, रणवीर नाम का। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें रात में यहां रखना मुश्किल है। कृपया इन्हें अपने पास रख लीजिए। वृद्धाश्रम की संचालिका ने सहमति में सिर हिलाया। गुलाबी साड़ी में लिपटी, कांपते पैरों और झुकी कमर वाली लज्जा जी धीरे धीरे उस वृद्धाश्रम में दाखिल हुई। आंखों में डर और दिल में टूटी उम्मीद थी। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा बेटा, मेरे पति। आसपास बैठी 2-3 वृद्ध महिलाएं उन्हें देख रही थीं। किसी ने सहारा दिया, किसी ने मुस्कुराकर हाल पूछा, लेकिन लज्जा जी सिर्फ चारों ओर देखती रहीं। मेरा रणवीर यहां आएगा ना, वो मुझे लेने जरूर आएगा। बहुत अच्छा बेटा है मेरा। उनकी मासूम सी उम्मीद अब अनकही टीस बनकर वृद्धाश्रम की दीवारों से टकरा रही थी। बरामदे की बेंच पर बैठी लज्जा जी चुपचाप सामने लगे एक पुराने पेड़ को देख रही थीं। सूरज की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई और ही उजाला था। बीते हुए कल का उजाला। धीरे धीरे उनके मन की स्क्रीन पर अतीत की तस्वीरें उतरने लगीं। वो आंगन जहां कभी रणवीर किलकारियां भरता था, वो रसोई जहां मां की हंसी गूंजती थी, वो शामें जब ओमकार जी अखबार पढ़ते और चाय पीते थे। और अब वो सब सिर्फ यादें थीं, किसी कोने में धड़कती, टूटती, बिखरती। मां, पिताजी। जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला था, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी थी, रणवीर की आवाज, उनके दिल की सबसे प्यारी ध्वनि। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आया था, बैग एक तरफ रखा और झुककर उनके पैर छू लिए थे। चलने की तैयारी करो मां, पिताजी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर मां बाप अपनी संतान की आंखों में देखना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने वाली चमक। ओमकार जी थोड़ा चौंके। अरे बेटा, कहां? रणवीर ने उसी उत्साह में जवाब दिया, वहीं जहां आप पिछले 10 सालों से कह रहे हो, 4 धाम यात्रा। लज्जा जी की हंसी गूंज उठी। 4 धाम यात्रा? हां मां, अब आपका सपना पूरा होगा। उस दिन घर में जैसे कोई त्योहार उतर आया था। तैयारियां, हंसी, मिठाइयां और आशीर्वाद सब मिलकर जैसे एक उत्सव रच रहे थे। वही दृश्य अब लज्जा जी की आंखों में तैर गया। उनके होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, खुद को फिर से उसी वृद्धाश्रम के बरामदे में अकेला पाया। उनकी मुस्कान कांपने लगी और आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। हौले से बुदबुदाई, मेरा रणवीर बहुत अच्छा है, वो जरूर आएगा मुझे लेने। उनकी कांपती हथेलियां अब भी जैसे किसी को पकड़ने को आतुर थीं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। वक्त आगे बढ़ रहा था, मगर लज्जा जी की जिंदगी जैसे एक मोड़ पर आकर ठहर गई थी। अल्मोड़ा के स्नेह संध्या वृद्धाश्रम में हर सुबह वो आंगन की उसी लकड़ी की बेंच पर बैठती, सूनी आंखों से दरवाजे की ओर टकटकी लगाए, मानो किसी भी पल कोई पुकार उठे। मां। उनकी आंखों की रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उस बुझती रोशनी में भी अब तक एक चमक बाकी थी, इंतजार की चमक। कभी कभी किसी के कदमों की आहट पर वो चौंक उठती, किसी अपरिचित चेहरे को देर तक निहारती और फिर खुद ही बुदबुदा देती, नहीं, वो नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो मुझे पहचान लेगा। आश्रम की दीवारों पर कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं, मौसम आते जाते रहे, लेकिन लज्जा जी की दुनिया अब भी उसी एक तारीख पर ठहरी थी, जिस दिन वो ओमकार जी और अपने बेटे रणवीर से बिछड़ी थी। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा के एक छोटे से मोहल्ले में डॉक्टर संजीव और उनकी पत्नी पूजा ओमकार जी की देखभाल कर रहे थे। 1 साल से वो अब उन्हीं के घर में रह रहे थे। हालांकि याददाश्त अब भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उनका दिल अब भी एक ही नाम दोहराता था, लज्जा। हर बार जब संजीव और पूजा यह नाम सुनते, वे चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते, जैसे किसी अनकहे सच की पुष्टि हो रही हो। ओमकार जी उनके लिए अब केवल एक मरीज नहीं रहे, वो पिता जैसे हो गए थे।
मगर दोनों के मन में एक अधूरी कहानी की टीस अब भी बाकी थी। दिल्ली में रणवीर अब भी हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता। ऑफिस की जिम्मेदारियां और घर की दीवारें अब उसे बोझ जैसी लगने लगी थी। उसने अपने मां पिताजी को खोजने की हर मुमकिन कोशिश की थी। पुलिस रिपोर्ट, अखबारों में खबरें, अस्पतालों की तलाश, पर हर जगह बस सन्नाटा मिला। फिर भी उसने उनका कमरा वैसे ही सजा कर रखा था जैसे वो किसी भी पल लौट आएंगे और दरवाजे पर आवाज देंगे। रणवीर अब 1 साल बीत चुका था, लेकिन रणवीर के दिल में अब भी एक दुआ बाकी थी। बस एक बार लौट आओ। रजनी बाहर से अब भी एक आदर्श बहू का मुखौटा पहने थी। हर सुबह जल्दी उठती, मंदिर में दीप जलाती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती और हाथ जोड़कर कहती, भगवान, मां पिताजी जहां भी हों सुरक्षित हों। उसकी आंखों में चिंता का छलावा था, लेकिन दिल में एक गहरा डर छिपा हुआ था। कहीं मां पिताजी मिल न जाए, कहीं मेरी साजिश बेनकाब न हो जाए। वो हर समय सतर्क रहती, हर बात पर मापी तौली प्रतिक्रिया देती, लेकिन रणवीर अब भी उसी एक सवाल में उलझा था, मेरे मां पिताजी कहां हैं? हर रोज जब रणवीर की थकी हुई आंखें रजनी देखती तो नकली सहानुभूति से भरकर कहती, एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे, मां पिताजी मिलेंगे। और मन ही मन बुदबुदाती, बस वो दिन कभी ना आए। रणवीर की जेब में अब भी मां पिताजी की एक तस्वीर रहती थी। वह हर किसी को दिखाता, हर किसी से उम्मीद करता, शायद किसी ने देखा हो, शायद कोई जानता हो। एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर की बेंच पर बैठा वो उस तस्वीर को टकटकी लगाए देखता रहा। मां की मुस्कुराती आंखें जैसे अब भी उसे दुलार रही हों। पिताजी का शांत और मजबूत चेहरा जो हर मुश्किल में उसकी ढाल बना था। इंस्पेक्टर बाहर आया, सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। वो शब्द अब रणवीर के लिए तलवार जैसे थे। उसकी सांसें भारी होने लगीं, होंठ सूख गए। धीरे से उसने तस्वीर को माथे से लगाया और बुदबुदाया, जब तक सांस बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। मां पिताजी, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। पास ही खड़ी रजनी ने एक नजर रणवीर पर डाली। उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं, आंखों की लालिमा साफ झलक रही थी। लेकिन रजनी के भीतर कोई कंपन नहीं हुआ, न कोई पछतावा, न कोई शर्म, बस एक संतोष कि सच अब तक छुपा हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे दुनिया अपने रफ्तार में आगे बढ़ रही हो, और रणवीर उस भीड़ में एक अकेला चेहरा बन गया था जो हर मोड़ पर सिर्फ 2 चेहरों को ढूंढ रहा था, मां और पिताजी को। दूसरी ओर अल्मोड़ा में एक आम सुबह थी। डॉक्टर संजीव डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे और किचन से पूजा की आवाज आ रही थी। पूजा थाली सजाते हुए बोली, सुनिए, मैंने सोचा है इस रविवार हम वृद्धाश्रम चलें। वहां के लिए कुछ राशन और दवाइयां भिजवानी थी। संजीव मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा किया कि तुमने याद रखा, और हां, इस बार मैं बाबा को भी साथ ले जाऊंगा। पूजा थोड़ा चौंकी, पर क्या वो वहां जाना चाहेंगे? उन्हें तो अभी भी कुछ याद नहीं आता। संजीव का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी सी रहती है, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो या जैसे वो खुद किसी को तलाश रहे हों। मैं उन्हें अब सिर्फ एक मरीज नहीं समझता पूजा, वो मेरे लिए पिता समान हो गए हैं। पूजा की आंखों में समझदारी झलकी। ठीक है, ले चलिए, शायद वहां का माहौल उन्हें अच्छा लगे, और कौन जाने कोई चमत्कार ही हो जाए। संजीव ने सिर हिलाया और बाबा यानी ओमकार जी के कमरे की ओर देखा। वो खिड़की के पास बैठे हुए थे, आसमान को निहारते, जैसे कोई खोया हुआ सपना पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अगले रविवार गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य गेट पर आकर धीरे से रुकी। संजीव ने ड्राइवर से कहा, सामान निकालो, और हां, बाबा को संभाल के उतारना। ओमकार जी अब भी खामोश थे, अपने विचारों में डूबे हुए। संजीव ने उनका हाथ थामा और प्यार से बोला, चलिए बाबा, अंदर चलिए। धीरे धीरे वो उनके साथ चलने लगे। उसी समय सामने से एक वृद्ध महिला आती दिखी। सफेद साड़ी, सिर पर हल्की चादर, आंखें किसी को तलाशती हुई। वो थीं लज्जा जी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी चल रही थीं कि अचानक एक हल्की टक्कर हुई। वो लड़खड़ा गईं,
गिरने ही वाली थीं कि ओमकार जी ने झट से उन्हें थाम लिया। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल को समय जैसे थम गया। ओमकार जी के होंठ कांपे। लज्जा, ये कोई और जगह नहीं थी बल्कि वही स्नेह संध्या वृद्धाश्रम था जहां लज्जा जी 1 साल से रह रही थीं। लज्जा जी ठिठक गईं। धीरे धीरे नजर उठाई। आंखों से आंसू बह निकले। आप कहां चले गए थे मुझे छोड़कर? ओमकार जी की आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। लज्जा, तू मिल गई मुझे। देखो, मैं लौट आया। वो एक दूसरे से लिपट गए। वक्त ने जिन 2 दिलों को जुदा कर दिया था, आज फिर से एक कर दिया था। पास खड़े संजीव और पूजा स्तब्ध थे। उनकी आंखों में भी नमी थी। संजीव ने आसमान की ओर देखा, धीरे से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें फिर से मिला दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बाबा, अब यह दान आपके हाथों से होगा जैसे आपने आज जीवन का सबसे सुंदर उपहार पाया हो। ओमकार जी और लज्जा जी ने एक दूसरे का हाथ थामे वृद्धाश्रम को वह दान सौंपा जैसे जिंदगी ने उन्हें फिर से जीने का मौका दिया हो। मिलन का यह पल एक वरदान बन चुका था। बरसों की तकलीफें, भटकाव, आंसू सभी इस एक क्षण में बह गए थे। गाड़ी फिर उसी धीमी रफ्तार से वापस चली, लेकिन अब उसमें सिर्फ 2 नहीं 4 धड़कते दिल थे। संजीव, पूजा, ओमकार जी और लज्जा जी। रास्ता वही था, लेकिन अब एहसास बदल चुका था। लज्जा जी अब तक अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती थीं, लेकिन इस बार वो चुपचाप ओमकार जी का हाथ पकड़े बैठी थीं। ओमकार जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे हर बीते दिन का दर्द उसी स्पर्श से मिटा देना चाहते हों। संजीव बार बार रियर व्यू मिरर में उन्हें देख रहा था। उन दोनों को यूं साथ देखकर उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। घर पहुंचते ही पूजा ने अंदर से एक गर्म कंबल निकाला, दोनों को बैठाया और खुद किचन में चली गई। कुछ ही देर में चाय और हल्का नाश्ता लेकर ट्रे में आई। वो सामने बैठ गई और धीरे से पूछा, बाबा, अब आप ठीक हैं? आपको सब कुछ याद आ गया? ओमकार जी ने लज्जा जी की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोले, हां बेटी, अब सब याद है। इतना कुछ याद आ गया है कि दिल कांप जाता है। संजीव और पूजा की आंखें अब उनकी ओर टिक गईं। उस रात लज्जा को बस स्टॉप की बेंच पर बैठाकर मैं बस का पता करने गया था। अचानक एक ट्रक आया, तेज रफ्तार, एक जोरदार टक्कर और फिर अंधकार। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब होश आया तो सिर पर पट्टी थी, याददाश्त जा चुकी थी। बस एक नाम बार बार मन में गूंजता था, लज्जा, लेकिन समझ नहीं आता था कि वो कौन है, क्यों दिल उसी नाम की ओर खिंचता है। उन्होंने संजीव की ओर देखा, और तुम संजीव, एक डॉक्टर नहीं, एक बेटा बनकर तुमने मुझे सहारा दिया, पहचान दी, सम्मान दिया। और आज जब लज्जा सामने आई, वो मुझसे टकराई और गिरने लगी तो जैसे मेरे भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया, मेरी रूह लौट आई। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, बाबा, आप दोनों को देखकर लगता है जैसे हमें हमारे माता पिता मिल गए। संजीव ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आपने जो रिश्तों की मिसाल दी है उसे जीवन भर नहीं भूल सकते। कमरे में कुछ पल पूर्ण सन्नाटा रहा, न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस एक गहरा सुकून, जैसे वर्षों से अधूरी एक तस्वीर अब पूर्ण हो चुकी हो। ओमकार जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर लज्जा जी की ओर देखकर बोले, लज्जा, अब और नहीं रुक सकते, हमें चलना होगा। संजीव ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ओमकार जी की आवाज में कंपन था, पर शब्दों में दृढ़ता। बेटा संजीव, अब हमें जाना होगा। ना जाने रणवीर कैसा होगा, वो दिन रात हमें ढूंढता होगा। लज्जा जी ने भी धीमे स्वर में सिर हिलाया। हां संजीव बेटा, अब हमें लौटना ही होगा। पूजा तुरंत बोली, तो हम साथ चलेंगे आपको छोड़ने। पर ओमकार जी मुस्कुराए, नहीं बेटी, बहुत कुछ कर दिया तुम दोनों ने, अब यह सफर हमारा है। संजीव आगे बढ़ा और बोला, कम से कम हमें आपको बस में बैठाने तो दीजिए। ओमकार जी ने उसकी ओर देखा, ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद संजीव ने गाड़ी की चाबी उठाई और कहा, चलिए मां, बाबा। बस अड्डे पर पहुंचकर जब संजीव ने उनके हाथ में टिकट रखा तो ओमकार जी ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, तू बेटा नहीं, ईश्वर की भेजी हुई राहत है। फिर वे दोनों चल पड़े।
बिछड़े हुए रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद लेकर। दिल्ली तिलक नगर, जहां एक बेटे का दिल आज भी अपने माता पिता की एक झलक को तरस रहा था। घर के अंदर रजनी रसोई में काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रणवीर चाय का कप हाथ में लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। इतनी सुबह कौन आ गया? बड़बड़ाते हुए जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने खड़े थे ओमकार जी और लज्जा जी। एक पल को उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। मां, पिताजी! रणवीर की आवाज गले में अटक गई। कप उसके हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। कहां चले गए थे आप? मैंने आपको कितना ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले। आखिर 1 साल तक आप कहां थे? उसकी आवाज भर्रा गई थी। ओमकार जी ने उसे धीरे से उठाया, कंधों पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थीं। तभी भीतर से रजनी की आवाज आई, रणवीर, कौन है? वो बाहर आई और सामने अपने सास ससुर को देखकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं। फिर खुद को संभालते हुए नकली मुस्कान ओढ़कर बोली, मां, पिताजी, आप आ गए। रणवीर, देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। आज ही तो मन्नत मांगी थी कि नंगे पांव मंदिर जाऊंगी अगर आप मिल गए तो। झूठे आंसू आंखों में लिए वो उनके चरणों में झुकने ही वाली थी कि ओमकार जी ने गुस्से में कदम पीछे खींच लिए। बस करो ये झूठा दिखावा और ये मगरमच्छ के आंसू अब और मत बहाओ। उनकी आवाज में साल भर का दर्द और आक्रोश था। रणवीर चौंक गया। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ओमकार जी बोले, रणवीर, हमें किस्मत ने नहीं, तेरी बीवी की चाल ने तुमसे दूर किया था। उसने हमें होटल में बैठाकर कहा था, मैं अभी आती हूं, और फिर कभी नहीं लौटी। हम मूर्ख थे जो उसके शब्दों पर भरोसा करते रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजनी अब सिर झुकाए खड़ी थी। रणवीर की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। ये सब सच है? रजनी रोते हुए बोली, रणवीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब पछता रही हूं। रणवीर की आंखें आग बरसाने लगीं। गुस्से में उसने एक जोरदार तमाचा रजनी को मारा। वो लड़खड़ा गई। गलती? तू इसे गलती कह रही है? तूने मेरे मां बाप को अकेला छोड़ दिया सुनसान जगह पर, और आज उनके लिए नकली आंसू बहा रही है। रजनी अब जोर जोर से रो रही थी। रणवीर, प्लीज माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रणवीर ने उसका बैग उठाया, उसमें कपड़े डाले और एक झटके में उसका हाथ पकड़ दरवाजे की ओर बढ़ा। बस बहुत हो गया रजनी, जिस औरत में इंसानियत नहीं वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेल दिया। अब से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। तलाक के पेपर्स जल्दी मिल जाएंगे, और याद रख, इस दिल में, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके साथ एक झूठे रिश्ते का अंत हो गया। रजनी रोती हुई चली गई। फिर एक सुबह घर में अब एक सुकून भरी खामोशी थी। रणवीर रसोई से मां के लिए चाय लाया। पिताजी ने अखबार उठाया। लज्जा जी मुस्कुराई। 1 साल बाद तीनों ने साथ बैठकर चैन की सांस ली। घर की दीवारों ने जैसे फिर से जीना सीख लिया हो। प्यारे साथियों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी अपनों को खोया है, कभी उम्मीद में, कभी विश्वास में, और कभी किसी की साजिश में। रजनी ने चाल चली, लेकिन वक्त ने जवाब दिया, क्योंकि सच चाहे जितनी भी परतों में छुपा हो, एक दिन सामने आता है, और जब आता है तो आंखें खोल देता है। मां बाप वो नींव होते हैं जिस पर हमारा पूरा वजूद टिका होता है। उन्हें खो देना मानो खुद को खो देना होता है। इसीलिए अपने मां बाप को कभी बोझ मत समझिए। वो चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में हजारों दुआएं होती हैं। वो हर रात आपकी सलामती के लिए जागते हैं। आज जो आपके भरोसे हैं, कल आप उन्हीं की उम्मीद बनेंगे। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।